केरल के अलप्पुझा जिले में हुए भयंकर सड़क हादसे ने लोगों को खौफ से भर दिया, जहां एक तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक कार वाला दूसरी कार को ओवरटेक कर रहा था। वन वे पर बाइक वाला सामने से आ रहा था, तभी कार वाले ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। इससे पहले वहां सब कुछ शांत दिखाई दिया। कुछ देर बाद बाइक सवार तेज रफ्तार में सामने से आता दिखा और टक्कर हो गई। टक्कर लगते ही बाइक वाला हवा में कई फीट ऊपर उछल गया। बाइक वाला कार के बोनट से टकराया और उछलकर कार के पीछे की तरफ जाकर गिरा। वहीं उसकी मोटरसाइकिल भी गिर गई। बाइक को टक्कर मारने के बाद वो कार वाला भी वहीं रुक गया। टक्कर को देखकर लोग तुरंत दौड़े। कुछ लोग आए और बाइक सवार को उठाकर अस्पताल ले गए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक कार ने 5 लोगों को रौंद दिया। उस कार वाले की हरकत एक दूसरे कार के डैशकैम में रिकॉर्ड हुई, जिसमें साफ दिखा कि एक चौराहे पर कार ने आतंक मचा दिया था। रात करीब 12 बजे वो कार सभी गाड़ियों को टक्कर मारती हुई आई। गाड़ियों को रौंदने के बाद आगे जाकर उस एसयूवी कार की एक दीवार से टक्कर हुई और वो वहीं रुक गए। इससे पहले उसने इतनी जोर से टक्कर मारी कि एक गाड़ी तो टक्कर से ही रिवर्स होकर दूर जाकर खड़ी हुई। जिस गाड़ी से टक्कर हुई उसे चलाने वाला ड्राइवर नशे में था। उसने अपनी गाड़ी को दीवार पर जाकर भिड़ा दिया। कार ने वहां ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी को टक्कर मारी। साथ में 2-3 कारें और मोटरसाइकिल भी उसकी चपेट में आए। कुल 5 लोग घायल हुए। सबका इलाज चल रहा है। राजस्थान के झालावाड़ में उस वक्त दहशत फैल गई जब गली के कुत्ते ने एक मासूम पर हमला कर दिया। इस हमले में 3 साल का बच्चा जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। छोटा बच्चा साइकिल के पीछे दौड़ रहा था, तभी एक कुत्ता उस पर टूट पड़ा। कुत्ते ने बच्चे को जमीन पर गिरा दिया, सिर और गर्दन को नोचने लगा। वहां मौजूद दूसरा लड़का डरकर भाग गया। इस बीच कुत्ते ने कई जगह काट लिया। हालांकि कुछ ही सेकंड में एक लड़का आया और कुत्ते को भगाकर बच्चे की जान बचा ली। इसके बाद 3 साल के मासूम को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुत्ते के हमले का वीडियो झालावाड़ के खानपुर का है। कुत्ता इसी मोहल्ले में रहता था। यहीं के लोग उसे खाना खिलाते थे, फिर भी कुत्ते ने बच्चे पर अचानक हमला कर उसे घायल कर दिया। वीडियो उन लोगों के लिए संदेश है जो गली के कुत्तों से सावधान नहीं रहते। यूपी के महोबा में लाखों की लागत से जब नई सड़क बनी तो लोग बहुत खुश हुए, लेकिन गांव तक पहुंची चमचमाती सड़क की पड़ताल की गई तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्योंकि नई सड़क की ऊपरी परत हाथ से ही उखड़ने लगी। स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाकर मजबूत सड़क होने के दावे की पोल खोल दी। लोगों ने ननौरा से उर्वारा मार्ग को बनाने में धांधली का आरोप लगाया। ठेकेदार और पीडब्ल्यूडी की मिलीभगत की जांच की मांग की और वीडियो बनाकर महोबा के अधिकारियों को भी दिखा दिया, ताकि सबको पता चल सके कि सड़क निर्माण में क्या खेल किया गया है। झारखंड के जमशेदपुर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब हाईवे नंबर 18 पर दौड़ रही बस में अचानक आग का गोला यहां वही बस बन गई। यह बस ओडिशा से भुवनेश्वर जा रही थी। आग इतनी तेजी से भड़की कि कुछ ही सेकंडों में पूरी बस आग की लपटों में घिर गई। शुरुआत में आग बस के अगले हिस्से में भड़की और फिर पूरी बस को अपनी जद में ले लिया। हालांकि राहत की बात यह रही कि जैसे ही बस में धुआं निकलना शुरू हुआ, यात्री और ड्राइवर बाहर निकल गए, जिससे कोई हताहत नहीं हुआ। यह हादसा रात के करीब 11 बजे बहरागोड़ा थाना क्षेत्र के मुंडकाटी चौक के पास हुआ। हालांकि आग कैसे लगी अभी इसका पता नहीं चल सका है। शराबबंदी वाले बिहार में होली के नजदीक आते ही शराब तस्कर सक्रिय हो गए हैं। बिहार से सटे यूपी के जिलों से यहां शराब लाई जा रही है। शराब तस्कर अभी से शराब का स्टॉक इकट्ठा कर रहे हैं ताकि होली में शराब को मुंह मांगे दामों पर बेच सकें। पुष्पा स्टाइल में शराब की तस्करी देखिए। ये कुर्सी बेचने वाले का जुगाड़ है। इसे लगा कि वो कुर्सियों के नीचे शराब छिपा लेगा तो किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन पुलिस ने इसे पकड़ लिया। कल पकड़ाया है। शराब तस्कर ने कुर्सियों के बीच में बड़ी चतुराई से 27 लीटर देसी शराब छिपा रखी थी, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। शराब तस्कर ने बताया कि वो 5 दिन से इसी स्टाइल में शराब की तस्करी कर रहा है। कितना दिन से काम कर रहा है? 5 दिन से ढो रहा है। शराब तस्कर यूपी के कुशीनगर जिले का रहने वाला है। पुलिस ने उसके खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
यूपी के देवरिया के सलेमपुर इलाके में दुकानदार की सूझबूझ से लूटपाट की बड़ी घटना टल गई। दरअसल एक लुटेरा तमंचा लेकर ज्वेलरी शॉप में घुसा था। दुकानदार पर तमंचा तान दिया था, लेकिन दुकानदार ने समझदारी से काम लिया। नकाबपोश बदमाश दुकान के अंदर आया, तमंचा निकाला और सारे गहने काले बैग में भरने की धमकी दी। आ तो रहे हैं, इधर आइए। लुटेरा दुकानदार को सामने आने के लिए कहता रहा, लेकिन दुकानदार ने लुटेरे को बातों में उलझाए रखा। जमीन पर पड़े कचरे को दुकानदार ने पांव से साफ किया और जब देखा कि अब दरवाजा बंद हो जाएगा तो दुकानदार ने खुद को तिजोरी वाले कमरे में बंद कर लिया। लुटेरे को समझ आ गया कि अब उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा, तो लुटेरा भी चलता बना। भैया भाग गया। ये वीडियो बताता है कि अगर धैर्य और समझदारी से काम लिया जाए तो बड़े से बड़े संकट को भी टाला जा सकता है। यूपी के हापुड़ में एक शादी समारोह में जमकर हंगामा हुआ। बताया गया कि बारात में लड़कियां डांस कर रही थी, तभी कुछ लड़कों ने उनसे छेड़खानी शुरू कर दी। जब बारातियों ने मंचलों को लड़कियों से छेड़खानी करते देखा तो वो उनसे भिड़ गए। इसके बाद बारातियों और मंचलों के बीच मारपीट शुरू हो गई। पहले मारपीट मैरिज हॉल के गेट पर हुई और फिर ये लोग लड़ते हुए बीच सड़क पर आ गए, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो गया। बारातियों ने बताया कि आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की। यहाँ लड़कियां नाच रही थी, ये इन लड़कों ने आकर बदतमीजी करी है और हमने इन्हें भगाया तो इन लड़कों ने हमारे छोटे भाइयों को न मारा। काफी देर तक मारपीट चलती रही, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मारपीट कर रहे लड़कों को हिरासत में लिया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर और जापान के दौरे पर जा रहे हैं। 9 साल बाद सीएम योगी का यह कोई विदेश दौरा है। 23-24 फरवरी को सीएम योगी सिंगापुर में रहेंगे और फिर 25-26 फरवरी को वो जापान में अपना समय बिताएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ 25 फरवरी को जापान पहुंचेंगे, लेकिन योगी के दौरे से पहले ही जापान भगवामय हो चुका है। बुलडोजर बाबा की जय, बुलडोजर बाबा की जय, जय श्री राम। बड़ी बात यह है कि पहली बार संवैधानिक पद पर बैठा एक व्यक्ति भगवा पहनकर जापान आ रहा है, इसलिए जापान में रह रहे भारतीयों में खासा उत्साह है। सीएम योगी आदित्यनाथ जी जापान आ रहे हैं, हम बहुत खुश हैं। योगी आदित्यनाथ जी का ये प्रवास जो जापान हो रहा है, ये उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए, भारत के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जापान में इस समय जय श्री राम गूंज रहा है, मंदिर सज चुके हैं। बताया जा रहा है कि सीएम योगी टोक्यो से करीब 150 किलोमीटर दूर स्थित हनुमान मंदिर जाएंगे, इसलिए मंदिरों को योगी के दौरे से पहले सजा दिया गया है। अब तो बस सीएम योगी का इंतजार है। सीएम योगी विदेश जा रहे हैं और यह कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ साल 2017 में म्यांमार की यात्रा कर चुके हैं, लेकिन योगी का सिंगापुर और जापान दौरा कई मायनों में खास रहने वाला है, क्योंकि सीएम योगी इस बार एक खास मिशन पर जापान और सिंगापुर की यात्रा कर रहे हैं। सीएम योगी की कोशिश है कि वो ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर, बायोटेक्नोलॉजी, नवीनीकरण ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में निवेश लाएंगे और यूपी को आगे बढ़ाएंगे। सीएम योगी के सिंगापुर और जापान दौरे का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश को भारत के मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में वैश्विक मंच पर स्थापित करना और यूपी की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने की दिशा में विदेशी निवेश आकर्षित करना है। सिंगापुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की 33 कंपनी के प्रतिनिधियों से मुलाकात होगी, जबकि जापान में योगी 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली मैग्लेव ट्रेन में यात्रा करेंगे। इसके अलावा सीएम योगी की जापान में सुजुकी मोटर्स और तोशिबा जैसी दिग्गज कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ भी अहम बैठकें प्रस्तावित हैं। सीएम योगी के जापान दौरे को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसा है। अखिलेश यादव ने कहा कि योगी क्योटो नहीं जा रहे हैं और उन्हें वहां जाना चाहिए। और जापान जा रहे हैं, क्योटो नहीं जा रहे, बताइए आप। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि बनारस को हम क्योटो बनाएंगे। कम से कम ये जाएं और अफसोस करेंगे कि 10 साल में इन्होंने क्या काम करना था, क्या काम नहीं कर पाए। बड़ी खबर आ रही है T20 वर्ल्ड कप से, जहां इंग्लैंड ने श्रीलंका को हरा दिया है। इंग्लैंड ने श्रीलंका को 51 रन से हरा दिया है। श्रीलंका महज 95 रन पर ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड ने 147 रन का लक्ष्य दिया था। हालांकि लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन मुश्किल कंडीशंस में श्रीलंका की टीम बल्लेबाजी पूरी तरह से उसकी नाकाम हो गई है और महज 95 रन पर अपने घरेलू मैदान पर ढेर हो गई श्रीलंका और इंग्लैंड ने यह मुकाबला 51 रन से जीत लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने श्रीलंका को मात दे दी है। मेजबान श्रीलंका को इंग्लैंड के मुकाबले 51 रन से हार मिली है।
भारत और श्रीलंका जॉइंट होस्ट हैं और श्रीलंका को घर पर हार का सामना करना पड़ा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि बड़ी खबर यूपी से आ रही है, जहां मैनपुरी में एसआईआर में नाम कटने को लेकर दो पक्षों में बवाल हो गया। दोनों गुटों में जमकर ईंट पत्थर चले। वहां इस पूरे मामले पर डिंपल यादव ने भी सवाल उठाए हैं और कहा कि मतदाताओं के नाम हटाना लोकतंत्र पर प्रहार है। यह प्रशासनिक चूक नहीं, भ्रष्टाचार के संकेत है। तो एसआईआर को लेकर दोनों पक्षों में जम करके लाठी डंडे चले हैं। प्रशासनिक चूक नहीं, भ्रष्टाचार के संकेत है, डिंपल यादव ने यह बड़ा हमला बोला है। यूपी के मैनपुरी में बवाल हुआ है, दो पक्षों में पथराव हुआ है। एसआईआर को लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार पर निशाना साध रही हैं और मैनपुरी में एसआईआर की वजह से दोनों पक्षों में जम करके मारपीट और पत्थरबाजी हुई है, जो बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी के नेता डिंपल यादव ने इसे लापरवाही नहीं बल्कि भ्रष्टाचार बताया है। आज से कुछ साल पहले तक मेरठ से दिल्ली की दूरी एक बड़ी चुनौती होती थी। दिल्ली जाने में 4 से 5 घंटे की मशक्कत करनी पड़ती थी, लेकिन मेरठ आज उस ऐतिहासिक पल का साक्षी बना जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली जाने के लिए पहली हाई स्पीड ट्रेन की सौगात दे दी। मेरठ वालों के लिए यह पल खास था क्योंकि अब उन्हें दिल्ली जाने के लिए हाई स्पीड ट्रेन की सुविधा मिल गई है। मेरठ के मोदीपुरम से दिल्ली के सराय काले खां तक 82 किलोमीटर का सफर अब सिर्फ 55 मिनट में पूरा हो सकेगा। इस दौरान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्कूली बच्चों और डॉक्टरों के साथ मेट्रो में सफर किया और उनसे बातचीत भी की। इस दौरान सीएम योगी भी उनके साथ बैठे नजर आए। पीएम का यह सफर शताब्दी नगर स्टेशन से मेरठ साउथ स्टेशन तक का था। रैपिड रेल को 180 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड के लिए डिजाइन किया गया है, जो 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक की अधिकतम रफ्तार से दिल्ली मेरठ रूट पर दौड़ेगी। यह पहली बार है जब भारत में नमो भारत ट्रेन और मेट्रो एक ही ट्रैक पर चलेंगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैसे तो मेरठ में नमो भारत ट्रेन का शुभारंभ करने पहुंचे थे, लेकिन विपक्ष पर जिस तरह पीएम ने एक के बाद एक प्रचंड प्रहार किए, उससे यह साफ हो गया कि जाते जाते मोदी 27 के चुनावों का सियासी शंखनाद भी कर गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी यूपी में अपराध के लिए समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। पश्चिमी यूपी के अपराध पर फिल्में बनती थी, फिल्में। सपा सरकार ने यूपी का ये हाल करके रखा। साथियों, सपा राज में जो अपराधी बेखौफ गुमा करते थे, वो आज योगी जी की सरकार में जेलों में दिन बिता रहे हैं। पीएम मोदी ने दिल्ली में एआईटी समिट के दौरान शर्टलेस प्रदर्शन पर कांग्रेस पर चुन चुन कर वार किए। कांग्रेस के नेता कपड़े उतार कर पहुंच गए। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? पीएम मोदी ने प्रदर्शन को कांग्रेस के दिवालियापन का उदाहरण बता दिया। कांग्रेस के नेताओं ने वहां जो कुछ किया वो दिखाता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी वैचारिक रूप से कितनी दिवालिया हो गई है, कितनी दरिद्र हो गई है। पीएम मोदी ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी को चुनौती देते हुए कहा है कि इन पार्टियों को जहरीली राजनीति छोड़कर विकास के नाम पर चुनाव लड़ना चाहिए। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बिहार डेवलपमेंट समिट 2026 का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा शामिल हुए। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इस कार्यक्रम का आयोजन लेट्स इंस्पायर बिहार की ओर से कराया गया, जिसके लिए 5000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। लेट्स इंस्पायर बिहार के प्रमुख और बिहार कैडर के आईपीएस विकास वैभव ने बताया है कि उनका लक्ष्य पिछले 5 साल से देश विदेश में बसे बिहार मूल के उद्योगपतियों को एक मंच पर लाना है। कार्यक्रम के जरिए कोशिश की गई है कि बिहार के हर जिले में 5 स्टार्टअप शुरू किए जाएं और राज्य में आर्थिक संभावनाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई जाए। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः, श्री वेद पुरुषाय नमः। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया। उनके साथ बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और मंत्री दिलीप जायसवाल समेत कई दिग्गज हस्तियां शामिल हुए।
अच्छा स्टार्ट मिलेगा तो उस दिन सेम टेम्पलेट से बैटिंग करेंगे अपने हर एक मैच में अलग अलग मैन ऑफ द मैच है, तो दैट इज द टीम वर्क। इंडियन बैटिंग का बम अभी तक नहीं पटा है। मैं बोल रहा हूँ जो बम नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। धुरंधर इंडिया आप देख रहे हैं। आज टीम इंडिया सेमीफाइनल से अपना फासला और कम करने के लिए मैदान पर उतरने जा रही है। सुपर 8 मुकाबलों में पहली भिड़ंत टीम इंडिया सामने साउथ अफ्रीका की टीम होगी। 2024 T20 वर्ल्ड कप फाइनल याद होगा ना आपको, जिसमें दक्षिण अफ्रीका की टीम को भारतीय टीम ने पटखरी दी थी और हम बने थे T20 के चैंपियन। तो 2026 के T20 वर्ल्ड कप में अब एक बार फिर से वही दक्षिण अफ्रीका की टीम है, हिंदुस्तान के सामने है और इस बार टक्कर सुपर 8 में है। वर्ल्ड कप के सुपर 8 में आमने सामने भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम। आज जीतकर टीम इंडिया सेमीफाइनल से अपने फासले को कम करना चाहेगी। सुपर 8 की यह भिड़ंत है और ऐसे में शाम 7 बजे अहमदाबाद में मुकाबला शुरू होगा। अहमदाबाद में वर्ल्ड कप के सुपर 8 में भारत वर्सेस दक्षिण अफ्रीका की टक्कर। कुछ मिनट का इंतजार बाकी, टॉस होने वाला है। सूर्य कुमार यादव भारतीय टीम के कप्तान, एटन मार्क्रम साउथ अफ्रीका के कप्तान मैदान में पहुंच चुके हैं और शाम 7 बजे से नरेंद्र मोदी स्टेडियम में यह मुकाबला होगा। टीम इंडिया में क्या बदलाव होगा, इसको लेकर अभी इंतजार है। टीम इंडिया में अक्षर पटेल की वापसी होना तय माना जा रहा है। कुलदीप यादव को आज बाहर बैठना पड़ सकता है और अर्शदीप उनकी जगह खेलते हुए मैदान पर नजर आएंगे। तो ये वो बड़ी तब्दीलियां हैं जिसको लेकर माना जा रहा है कि प्लेइंग 11 में चेंजेस होंगे और सामने लक्ष्य जीत का है। आप देख सकते हैं हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर, एबीपी न्यूज के क्रिकेट एक्सपर्ट मोहम्मद कैफ जुड़ गए हैं। साथ ही हमारे साथ मेरे सहयोगी जीएस विवेक मौजूद हैं और हमारे साथ खेल पत्रकार रवीश बिष्ट भी मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। कैफ भाई के पास सबसे पहले आपको लेकर चलेंगे और जानते हैं कैफ भाई से एडवांटेज इंडिया आज। कैफ भाई, एडवांटेज इंडिया, हाँ बिल्कुल। देखिए काफी प्लेयर्स फॉर्म में है, बैटिंग फॉर्म में चल रही है। और जो आपने बोला अक्षर पटेल खेलेंगे, ये कहां से खबर लेके आई आप? अक्षर पटेल कैसे खेलने वाले हैं? अब देखते हैं क्या उनकी 11 बनती है। पर मुझे लगता है कि जो पिछला मैच में खेली है, सुंदर के साथ गए थे जी, और सुंदर को खिलाया, मुझे लगता है कि शायद वो सेम टीम खिलाएंगे। कुलदीप भी नहीं खेलेंगे और अर्शदीप सिंह तो है टीम में पहले से। तो मुझे लगता है कि बदलाव शायद ना हो। सेम टीम जो अगेंस्ट नीदरलैंड्स खेली थी पिछला मैच, वो टीम के साथ जाना चाहेगी। और ऑफकोर्स टीम इन फॉर्म चल रही है। अभिषेक शर्मा पर निगाह होगी, उनका खाता खुला नहीं, तो ऑफकोर्स वो बड़ा फैक्टर आज के मैच में। अर्शदीप तो जाहिर सी बात है वो टीम का हिस्सा हैं, तो वो बने रहेंगे टीम में। लेकिन जो कहा जा रहा है कि वॉशिंगटन सुंदर शायद बाहर जाएंगे और उनकी जगह अक्षर पटेल आएंगे, इस तरीके की चर्चा है। जीएस विवेक, अब देखिए प्लेइंग 11 आ ही गया है। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर वो हैं, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, यानी कि जो टीम जैसे तो मतलब अक्षर पटेल टीम में नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर, वॉशिंगटन सुंदर के साथ ही टीम इंडिया मैदान में उतरी है। प्लेइंग 11 में अक्षर पटेल नहीं है, वॉशिंगटन सुंदर ही है। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस भी जीत लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, टॉस हो गया है, दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीता है। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीत लिया है। आप सीधे एक बार फिर से रुक करेंगे। दक्षिण अफ्रीका टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरेगी मैदान पर। दक्षिण अफ्रीका ने भारत को पहले गेंदबाजी करने के लिए बुलाया है। क्या भाई ये टॉस इस फॉर्मेट को देखते हुए बहुत साबित हो रहा है या फिर इतनी अहमियत टॉस को नहीं देनी चाहिए? देखिए यहाँ पर ना जो टॉस जीतता है पहले फील्डिंग करता है। पर ये हिंदुस्तान की टीम है, सामने है बुमराह, सामने है वरुण, सामने है एक अच्छी गेंदबाजी ड्रीम। तो मुझे लगता है कि अगर हिंदुस्तान को कोई भी टीम हराएगी, वो बैटिंग पहले करना चाहेगी और उनको चेस में फंसाएगी। मेरे हिसाब से ये ड्यू फैक्टर होता है, मैं समझ सकता हूं। पर इंडिया को हराना, वो जो पाकिस्तान ने गलती करी थी ना कोलंबो में कि भैया हम चेस करेंगे, वो गलती माकरम यहां नहीं कर रहे हैं और ये सही फैसला है। मुझे लगता है कि रन्स ऑन बोर्ड और बाद में चेजिंग में आप फंसाओ, वो तरीका ठीक है। क्योंकि हिंदुस्तान की टीम को आप ना वो
आप उनके सामने चेस नहीं कर पाओगे। बहुत तगड़ी बॉलिंग टीम है ये। बिल्कुल, रविश टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी। आई थिंक दैट मुझे थोड़ा सा डिसीजन सुन के हैरानी भी, जैसा कैब भाई कह रहे हैं, मुझे भी लग रहा था कि जो यहाँ पे टॉस जीतता वो पहले गेंदबाजी करने का फैसला करता। रोमाना, मैंने इस ग्राउंड पे बहुत सारे मैचेस कवर किए और इनफैक्ट इस वर्ल्ड कप की भी अगर आप बात करें, और लास्ट मैच भी जो इंडिया ने खेला था, नीदरलैंड्स भी ऑलमोस्ट बहुत क्लोज पहुंच गए थे चेस करते हुए। तो विकेट यहाँ पे जो देखते हैं ज्यादातर फ्लैट ट्रैक मिलता है, कुछ बॉलर्स के लिए इतनी ज्यादा हेल्प होती नहीं है और चेस करने वाली टीमों को फायदा मिलता है। हाँ, यहाँ पे लास्ट मैच इंडिया साउथ अफ्रीका भी जब खेले थे, 231 रन भारत ने बनाए थे। साउथ अफ्रीका भी बहुत क्लोज पहुंचा था बट वो मुकाबला हार गया था। तो मुझे थोड़ी हैरानी हुई, हो सकता है कि वो बोर्ड पे बड़ा टोटल बनाना चाहते हो साउथ अफ्रीका। ऑलरेडी अहमदाबाद में उन्होंने 3 मुकाबले भी खेले भी हैं इस वर्ल्ड कप के, सो अच्छी तरीके से ट्रैक को जानते भी हैं। बट शायद यही सोच रहे होंगे कि बोर्ड पर बड़ा टोटल लगाया जाए, 200 प्लस लगाया जाए और फिर जो है टीम इंडिया को दबाव में लाया जाए। बिल्कुल, और देखिए मैच शुरू होने को है और उससे पहले किस तरीके का उत्साह फैंस में है, सीधे आपको लेकर चलेंगे स्टेडियम के बाहर से। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, जरा उन्हीं से जानते हैं सुपर 8 का ये टीम इंडिया का पहला मुकाबला और इसको लेकर किस तरीके का उत्साह है फैंस में। आपको मैं दिखा दूं, यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं मैच देखने के लिए, उनमें इस तरह का उत्साह है। सूर्य कुमार यादव से लेकर ईशान किशन से भी काफ़ी लोगों को इस वक्त उम्मीद है कि बतौर ओपनिंग बैट्समैन वो अच्छा खेलेंगे। अभिषेक शर्मा के साथ भी इमोशंस जुड़े हुए हैं, तो लग रहा है कि वो भी अच्छा खेलेंगे। कुछ फैंस हमारे साथ सीधी उनसे बातचीत करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि वो लोग किस तरह से आज मैच एंजॉय करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं और साथ ही में क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, टीम किस तरह से खेलेगी और साथ में क्या क्या जो टीम के बदलाव है उनको लेकर किस तरह से। भाई साहब कहाँ से आ रहे हैं आप? ये चांदखेड़ा। ओके, आज इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच मैच हो रहा है। इंडिया की टीम की बात की जाए, किस खिलाड़ी से आपको लग रहा है कि ज़्यादा आज खेलना चाहिए? ईशान, वही चल रहा है अभी, ईशान किशन। और बॉलर में बात की जाए, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह को लगा? जसप्रीत बुमराह। सुपर 8 का कड़ा मुकाबला है, यहाँ पर भी कुछ फैंस हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है इंडिया की टीम है, कितना रन चेस रहेगा? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इससे पहले भी मैच हो चुका। आज इंडिया अभिषेक शर्मा 50 मारेगा और उसके बाद सूर्या 50 मारेगा और आज का मैच इंडिया जीतेगी। इंडिया हार्दिक पांड्या, हार्दिक केम चो, हार्दिक मजा माचो, इंडिया वॉन दिस मैच। आपको ये पता है साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत लिया है। अभी तक इंडिया ने ये जो पूरी सीरीज है टॉस नहीं जीत पाई है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम इससे पहले जो मैच हुआ था, वेदर भी इसी तरह का था, आज भी उस तरह की सिचुएशन है। रन चेस की कर आज ड्यू फैक्टर रहेगा, उस हिसाब से इंडिया साउथ अफ्रीका 180 बना देता है तो इंडिया 190 181 इजीली बना लेगा। 17 और 18 ओवर में मैच चेंज भी कर लेगा और इंडिया जीतेगा आराम से। इंडिया जीतेगा। जो ऑडियंस यहाँ पे आ रही है 180 से 190 का रन चेस वो लोग एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर आपको इस तरफ भी दिखाना चाहेंगे। अभी टॉस हो चुका है, 7 बजे मैच शुरू होने वाला है, लेकिन इससे पहले यहाँ पर जो बड़ी संख्या में ऑडियंस है वो भी यहाँ पर पहुंचनी शुरू हो। बिल्कुल, 6:38 का समय है और ऐसे में 7 बजे से मुकाबला शुरू होना है। देखिए टॉस हो चुका है, टॉस साउथ अफ्रीका ने जीता है और टॉस जीतने के बाद साउथ अफ्रीका पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरेगी। टीम इंडिया को गेंदबाजी करने का न्योता साउथ अफ्रीका की तरफ से दिया गया है। कि भाई जो दर्शक है वहां पर उनकी बातें हम सुन रहे थे, ऐसे में यहां पर एक चैलेंजिंग स्कोर आपको क्या लगता है रहने वाला है? साउथ अफ्रीका का टारगेट क्या होगा यहां पर, कितने रन स्कोर बोर्ड पर? देखिए ये पिच ना वो लाल मिट्टी का पिच नहीं है, वहां पे 2 पिच है, एक लाल मिट्टी की पिच है और एक काली मिट्टी की पिच है। तो ये जो पिच है, अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये काली मिट्टी की पिच है और वहां दरारें थोड़ा खुली हुई हैं। ये वैसी पिच नहीं जो जहां पे साउथ अफ्रीका खेलता आया मैच, क्योंकि इंडिया का मैच है और थोड़ा सा यहाँ पे घास भी कम है और धीमा पिच, लो पिच लग रहा है मुझे। तो मुझे लगता है कि इस पिच पे वो 200 का पिच नहीं है ये। यहाँ पे पार स्कोर इस पिच के लिहाज से 180 190 के आसपास साउथ अफ्रीका पहुंचना चाहेगी अगर उनका मैच जीतना है तो। विवेक, देखिए जो कैफ कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा कॉल है ये अच्छा टॉस है जो साउथ अफ्रीका ने जीता है, क्योंकि इस विकेट पे चेस होना इतना आसान नहीं है। अहमदाबाद में साउथ अफ्रीका पहले भी 3 मुकाबले खेल चुके हैं और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ये सुपर 8 का मुकाबला, ये दोनों टीमें अभी 1 महीने पहले जो है T20s खेली है, वनडे खेली है, टेस्ट मैच खेली है और इसी कंडीशंस में खेली है। तो जो सबसे बड़ा एरिया है वो है शॉक वैल्यू, और शॉक वैल्यू यहाँ पर यह है कि इंडिया ने अभी तक जितने भी मुकाबले खेले हैं लीग के मैच में कभी चेस नहीं किया है। सुपर 8 का मुकाबला है और एक बार मैं साफ साफ यहाँ कहूँगा कि इंडियन टीम फॉर्म में नहीं है। फॉर्म में ना होने के बावजूद भी इंडिया जीत रही है, ये खासियत है
फॉर्म में अभी तक टीम इंडिया आई नहीं है, तो ऐसे मौके पर अगर आप एक शॉक वैल्यू देते हो, आप अगर टीम एक मोमेंटम में चल रही है कि एक बड़ा स्कोर बनाती है और अपने बॉलर्स जो उनका स्ट्रेंथ है फिलहाल वो इंडिया की बॉलर्स हैं, तो उसी वजह से साउथ अफ्रीका ने ये चॉइस लिया है कि हम इंडिया के वीकनेस की तरफ जाएंगे और इसीलिए वो पहले बल्लेबाजी करके रन्स डालेंगे और फिर उम्मीद करेंगे कि जो भारत के जो बल्लेबाज हैं जो अभी तक नहीं चले हैं, ये पिच जैसे कैफ ने कहा ब्लैक सॉइल का विकेट है, बॉल थोड़ा रुक के आता है, फंस के आता है, हमने अभी देखे जितने मैचेस यहाँ हुए हैं बॉल रुक के आता है, तो वहां पर इंडिया को ये चैलेंज दिया गया है कि आपके आउट ऑफ फॉर्म बल्लेबाज जो हैं उनको आप रन बना के दिखाइए, एक चेस करके दिखाइए। और साफ सी बात है कि हालांकि साउथ अफ्रीका के पास काफी अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं, लेकिन इस पूरे चेस में इंडिया को स्लोअर वंस, ऑफ कटर्स पूरा मिलेगा। और अगेन अगर दोबारा आपको ओपनिंग पे अगर एक स्पिनर भी दिखे तो भी बहुत बड़ी हैरानी यहाँ नहीं होगी। अच्छा, ओपनिंग में स्पिनर को भी उतारा जा सकता है, ये बड़ी दिलचस्प बात आप कह रहे हैं, इस पर आगे चर्चा बढ़ाएंगे, लेकिन जरा पहले सीधे अहमदाबाद कुशांग के पास लेकर चलेंगे दर्शकों को और जानते हैं कुशांग से जो फैंस वहां पर पहुंच रहे हैं। वैसे तो टीम इंडिया और 11 के 11 ये जो खिलाड़ी मैदान पर उतरेंगे सब एक से बढ़कर एक धुरंधर चैंपियंस, लेकिन यहाँ फैंस आज किसका बल्ला चलते हुए देखना चाह रहे हैं और किसकी गेंद का जादू यहां पर बिखरता हुआ देखना चाह रहे हैं, वो कौन से नाम हैं जो यहां फैंस की जुबान पर है कुशांग? देखिए फिर से यहाँ पर आपको दिखाएंगे, चंद मिनट यहाँ पे बाकी है जब यहाँ पे जो लोगों की एंट्री है वो बंद होगी, लेकिन इससे पहले जो फैंस हैं वो यहाँ पर फिर से भी आना शुरू लग रहे हैं और इनसे सीधा जानेंगे कि किस तरह से वो लोग देख रहे हैं। क्या एक मिनट ये जो फैंस है वो अंदर जा रहे हैं, तो बातचीत इनसे भी करेंगे। कहाँ से आ रहे हैं आप? पूरा इंदौर से आ रहे हैं। इंदौर से आ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए आज इंडिया की टीम से कौन कौन खेलने वाला है, कितनी एक्सपेक्टेशन है? इंडिया की टीम पूरी अनचेंज है और इंडिया की मानसिकता भी अनचेंज है और इंडिया जीतेगी वापस से 2 पॉइंट। बैटिंग के फॉर्म में देखा जाए तो कौन से प्लेयर ऐसे रहेंगे जो इंडिया की टीम को जीत के नजदीक ले जाएंगे? आज अभिषेक शर्मा फॉर्म में आ जाएगा वापस, ईशान किशन अपना वापस से परफॉर्मेंस अच्छा कर देगा। सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या? सूर्य कुमार अपना स्ट्राइक रेट इंप्रूव कर लेगा और हार्दिक पांड्या जो क्लच रोल निभा रहा है वो पूरा करेगा वापस से। मतलब 11 के 11 खेलेंगे आप? 11 खेलेंगे। बॉलर की बात की जाए, जसप्रीत बुमराह जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना इस वक्त कर रहे हैं, हालांकि जो स्पिनर है उनकी कंपैरिजन की जाए तो जसप्रीत बुमराह है वो अभी तक वहां पर नहीं पहुंच पाए। क्या लग रहा है, अब आज उनकी होम ग्राउंड है, हार्दिक पांड्या का भी होम ग्राउंड है, लग रहा है कि वो अच्छा खेले? जसप्रीत बुमराह बड़े मैच के खिलाड़ी है, उन्होंने जैसे पहले अपने को बड़े मैच जितवाए हैं, चाहे वो 2024 के वर्ल्ड कप में हो या 23 के हो, वो वैसा ही खेलेंगे आज भी। 11 के 11 खिलाड़ी है, उनके पास से लगातार लोगों की उम्मीदें बढ़ती जा रही है, छोटे बच्चे भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। कहाँ से आ रहे हो आप? गोधरा से। आपके फेवरेट खिलाड़ी कौन कौन से हैं? विराट कोहली, रोहित शर्मा। नहीं, ये जो 11 ईशान किशन, अभिषेक शर्मा। ओके, आज खेलेंगे अभिषेक शर्मा लग रहा है आपको? हाँ। और जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह स्पिनर में देखा जाए, फास्ट बॉलर में देखा जाए, बॉलर कितने खेलेंगे, क्या लग रहा है आपको? क्या किस तरह से खेलेंगे? जिस हिसाब से पिच है इस हिसाब से लगता है कि पेसर्स को ज़्यादा बॉलिंग मिलनी चाहिए। नन्हे फैंस भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो कि काफी एक्साइटेड मिल रहा है। नन्हे फैंस और ज्ञानी फैंस, आप देखिए किस तरीके से वो छोटा सा फैन है लेकिन वो पिच को लेकर ये बता रहा है कि साहब पिच जो है वो पेसर्स को कहीं ना कहीं मददगार साबित होगी और ऐसे में जो पेसर्स हैं उनके हाथ में कमान रहने वाली है। लेकिन रविश, जिस बात का जिक्र अभी विवेक कर रहे थे कि साहब स्पिनर्स, उनसे भी यहाँ पर शुरुआत होती हुई देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है आपको? बिल्कुल, देखिए भारतीय बल्लेबाजों को फंसाया है ऑफ स्पिनर्स ने, चाहे हम आर्यन दत्त की बात कर लें, पाकिस्तान के मैच में सलमान अली आगा खुद गेंदबाजी करने आ गए थे और उनको प्राइस विकेट मिला था अभिषेक शर्मा का, और आर्यन दत्त ने भी कुछ वैसे किया था। तो हम इस पूरे टूर्नामेंट में ही देख रहे हैं किस तरीके से स्पिन के आगे कमजोर साबित हो रहे हैं। नहीं, ये स्ट्रेटेजी रही है ना रोमाना की। लेकिन अभी तो हम हमारी तरफ से जब हम गेंदबाजी के लिए उतरेंगे तब आपको क्या लग रहा है, तब भारत का जो गेंदबाजी अटैक है वो कहां से शुरुआत होती हुई देख रहे हैं आप? देखिए, अगर स्पिनर को लाना है तो मेरे ख्याल से फिर वॉशिंगटन सुंदर का ऑप्शन आपके पास है, वो पावर प्ले में गेंदबाजी कर सकते हैं, कंटेन करने की कोशिश कर सकते हैं, तो वो एक गेंदबाज है जिनको आप पावर प्ले में यूज कर सकते हैं। एज फार एज साउथ अफ्रीका इज कंसर्न, वो एडन मार्करम को जरूर लाएंगे पावर प्ले में गेंदबाजी करने के लिए। लेफ्ट हैंडर्स रहेंगे ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, देन तिलक वर्मा, तो वहां पे थोड़ा सा उनको कंटेन करने के लिए, फंसाने के लिए एडन मार्करम खुद को जरूर इंट्रोड्यूस करेंगे पावर प्ले में। ठीक है कैफ भाई, अब जो पावर प्ले है उसमें हम स्पिनर्स को देखेंगे भारत की तरफ से उतरते हुए। वैसे पिच को लेकर कहा जा रहा है सीमा फ्रेंडली पिच है। नहीं बिल्कुल, देखिए ये जो अक्षर पटेल को नहीं खिलाया उसका रीजन साफ तौर पे कि उन्होंने सुंदर को क्यों लाए। सुंदर को लाने का रीजन ही वही है जो वजह है, पिछले मैच में खिलाया भी कि भाई थोड़ा सा आप कंडीशन यूज टू हो जाओ, कैसा पिच है, मैच खेल लो, क्योंकि अक्षर पटेल को ड्रॉप करने की कोई वजह थी नहीं। ड्रॉप इसलिए किया
कि डिकॉक सामने है, रिकल्टन है, मिलर है, 3-4 बाएं हाथ के बल्लेबाज उनकी टीम में हैं, तो सुंदर को खेलना ही वही रीजन था कि पावर प्ले में गेंदबाजी करेंगे। हालांकि मैं नहीं मानता कि वो बहुत बड़े कोई विकेट टेकर है कंपेयर टू कुलदीप और वरुण और बुमराह से कंपेयर करेंगे तो वो विकेट नहीं मारते, वो बस कंटेन करते हैं, वो तेज बॉल डालते हैं। पर सूर्य को ये उम्मीद है कि आज के मैच में 3-4 बाएं हाथ के बल्लेबाज सामने हैं तो वो मैचअप बन सकता है। तो ऑफ कोर्स पहला ओवर डालने का अर्शदीप सिंह, दूसरा सुंदर भी डाल सकते हैं इस मैच में। और डेथ ओवर्स को लेकर भी टीम इंडिया ने इस बार, क्योंकि अब तो सुपर 8 के मुकाबले शुरू हो रहे हैं ना, और सामने बड़ी कॉम्पिटेंट टीम साउथ अफ्रीका है, तो डेथ ओवर्स को लेकर भी जो पहले कहा जा रहा था कि कुछ सवाल हैं, टीम इंडिया को इनके जवाब तलाश लेने चाहिए, वो आज तलाश लिए होंगे कप्तान सूर्य कुमार यादव ने। कैफ भाई जी देखिए, मुझे लगता है कि इंडिया की बॉलिंग अर्शदीप सिंह, बुमराह और वरुण, ये 12 ओवर तो मैं मान के चल रहा हूं कि यहां पे अच्छी गेंदबाजी होगी और विकेट भी मारे जाएंगे, ये 12 ओवर की बात कर रहा हूं। पर अगले 8 ओवर हार्दिक पांड्या वहां पे हैं, सुंदर वहां पे हैं, वहां पे शिवम दुबे हैं छठे गेंदबाज के रूप में, वहां पे अभिषेक शर्मा ने पिछले मैच में 1 ओवर डाला था वहां पे। तो मुझे लगता है कि बाद के जो गेंदबाज है ना, वहां पे सूर्या थोड़ा सा फंसे हुए हैं कि इनके पास वो 5वां प्रॉपर गेंदबाज, छठा बैकअप गेंदबाज नहीं है। जहां पे पिछले मैच में 120 रन खाए थे अर्शदीप सिंह, बुमराह, वरुण का अगर आप बॉलिंग छोड़ दो, और गेंदबाजों ने 120 रन खाए थे पिछले मैच में, वो भी टीम थी नीदरलैंड्स। तो ये तो अच्छी टीम है, साउथ अफ्रीका की टीम की बात करोगे, ये आप अच्छे बल्लेबाज आज के मैच में। नहीं कैफ भाई मेरा आपसे एक सवाल था, आपको नहीं लगता जो पिछला मुकाबला हुआ था वहां पे टीम इंडिया को थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन करना चाहिए था, आपको पहले चेज करने की भी कोशिश करनी चाहिए थी, क्योंकि सारे मैचेस में आप बैट फर्स्ट कर रहे थे। बिल्कुल अच्छा सवाल है। देखिए, मैं तो ये बोल ही रहा था कि अभी तक इंडिया पहले बैटिंग करके जीत रहा है, तो अहमदाबाद में 100% वो चेस करना चाहेगा, थोड़ा सा कंडीशन को यूज टू हो जाए, क्योंकि पहले बैटिंग तो आप कर चुके हो, चाहे वो कोलंबो हो, वानखेड़े हो, दिल्ली हो, सबने जगह आपने पहले बैटिंग करी, मैच जीत के आ रहे हो, तो और क्वालिफाई कर गए सुपर 8 में। तो एक मैच ऐसा विकल्प था जहां पे भारत को चेस करना चाहिए था, पर नहीं किया। अब ये सूर्य बता पाएंगे इसका जवाब, पर मुझे लगता था कि लास्ट मैच में चेजिंग करना चाहिए था, जस्ट टू गेट यूज्ड टू द कंडीशन, और अगर बाद में बैटिंग आए तो, जैसे आज आई बाद में बैटिंग ना, आज बाद में बैटिंग आई है, तो उसका अभ्यास पूरे टूर्नामेंट में नहीं हुआ अभी तक, तो देखते क्या होता है। बिल्कुल आजमा लिया जाना चाहिए था तो बेहतर रहता। विवेक, ओवरऑल जो बॉलिंग अटैक है भारत का, अब उसको लेकर यहाँ पर क्या रणनीति लगती है आपको, क्या होगी सूर्य कुमार यादव की रणनीति? देखिए, सूर्य कुमार यादव ने एक टैक्टिकल मूव कहा है वॉशिंगटन सुंदर को खिलाना। याद रखिए, अक्षर पटेल इस टीम के वाइस कैप्टन है और ये उनका होम ग्राउंड है, तो उन्हीं के होम ग्राउंड पे वाइस कैप्टन एक टीम के हैं, उनको नहीं खिलाया। और जैसे कैफ ने कहा, लेफ्ट हैंडर्स हैं, बट लेफ्ट हैंडर से कहीं ज़्यादा जो है मुझे ऐसा लगता है कि जो उनका स्ट्रेंथ है कि वो तेज़ पकड़ के बॉल डालते हैं और एक लाइन पे डालते हैं, बहुत ज़्यादा टर्न नहीं कराते, इस वजह से ज़्यादा उनको प्रेफर किया गया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अर्शदीप बनाम आइडम अकरम, अर्शदीप ने हमेशा माकरम के खिलाफ अच्छी गेंदबाजी करी है, तो वो पहला पावर प्ले पे किस तरीके से जाएगा। साउथ अफ्रीका की बात करें तो उनका जो सबसे ज़्यादा रन बने हैं वो उनके कप्तान ने बनाए हैं, एडम माकरम ने बनाए हैं, क्विंटन डिकॉक ने एक मैच में अच्छी पारी खेली है। और जो अभी कैफ कह रहे थे, बस जो सपोर्ट की बात कर रहे थे बॉलर्स की, सबसे खास बात ये है, और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इंडियन टीम फॉर्म में नहीं है, उसके बावजूद भी जीत रही है। वरुण चक्रवर्ती, जिन्होंने सबसे ज़्यादा विकेटें ली हैं, नंबर 1 बॉलर हैं, किसी भी मुकाबले में उन्होंने अपना कोटा कंप्लीट नहीं किया है, बाकी गेंदबाजों ने करा है गेंदबाजी। तो एक्सपेरिमेंट की जो बातें हो रही हैं वो करते आ रहे हैं। जसप्रीत बुमराह, उन्होंने एक मैच नहीं खेला है, जो बाकी मुकाबले खेले हैं उसमें से सिर्फ 2 मुकाबलों में उसने अपना पूरा ओवर्स पूरा किया है, तो उन्होंने भी अपने कोटा कंप्लीट नहीं करे हैं। तो जसप्रीत बुमराह के 4, वरुण चक्रवर्ती के 4, 8 और हार्दिक पांड्या के पास ये एबिलिटी है कि वो विकेट निकाल के लाएं। तो अगर आपके पास एक ऐसा बॉलिंग अटैक हो जो 20 ओवर के गेम को सीधा का सीधा 12 ओवर का गेम कर दें, तो वो किसी भी ऑपोजिशन के लिए काफी मुश्किल होगा। अर्शदीप, बुमराह, वरुण और हार्दिक, ये 4 आपके मेन हैं। उसके अलावा आपके पास तिलक वर्मा है, आपके पास शिवम दुबे है, और आपके पास अभिषेक शर्मा है जो गेंदबाज डाल सकते हैं। और उसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर तो आपके स्पेशलिस्ट बॉलर हैं, तो ये 5वें बॉलर हैं। तो इंडिया के पास 8 बॉलर हैं, 8 बैट्समैन हैं, वॉशिंगटन सुंदर एक और अच्छे बल्लेबाज हैं लोअर डाउन द ऑर्डर। तो आपका जो प्लेइंग 11 है उसकी सबसे बड़ी खासियत यही है, 8 टू बॉल, 8 टू बैट, एंड दैट्स योर परफेक्ट 11।
ठीक है, लेकिन कैफ भाई फील्डिंग के बारे में जरा सा बात कर लेना यहाँ पर जरूरी हो जाता है। हमने देखा था कैसे पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच था उसमें भी वो जो कैच छूटे थे, इसके अलावा वो सिलसिला नीदरलैंड्स के खिलाफ जब मैच हुआ तब भी जारी रहा। ये भी एक ऐसा डिपार्टमेंट टीम इंडिया का जिसको लेकर अब थोड़ा सा सुधार जरूर हुआ होगा। देखिए फील्डिंग की वजह से तो हम वर्ल्ड कप जीते पिछले वाला ना। अब देखिए सूर्य कुमार यादव का कैच अगर वो ना पकड़ते, 2024 की बात कर रहा हूं जी, तो वो कैच से वर्ल्ड कप जीते हैं आप। और 2019 का जो धोनी का रनआउट था, वो रनआउट का आप देखे ना अगेंस्ट न्यूजीलैंड, तो वहां डायरेक्ट थ्रो फील्डिंग तो बहुत बड़ा एक पक्ष है ना। अगर बात करें खेल की, तो हर टीम चाहती है अच्छा फील्डिंग करना, और सूर्या तो कैच पकड़ के आ रहे हैं, तो आई एम श्योर की फील्डिंग हमेशा वो बेहतर करना चाहेंगे, हर मैच में अच्छा करना चाहेंगे। सीधा कनेक्शन जुड़ा हुआ फील्डिंग का मैच जीतने से, तो ये तो इतिहास गवाह है कि फील्डिंग से आप मैचेस पहले जीते हो, तो आज भी अच्छी फील्डिंग करनी होगी इस मैच में। रविश, अहमदाबाद के स्टेडियम की अगर मैं बात करूं रुमाना, इट्स नॉट अ नॉर्मल फ्लड लाइट स्टेडियम नहीं है जहां पे कि 4 या 6 फ्लड लाइट्स लगी हो, बुल रिंग है इसमें लगी हुई। तो मुझे नहीं लगता कि थोड़ा फील्डिंग मतलब भारत का कंसर्न होना चाहिए, क्योंकि हाँ पिछले मैच में जरूर सूर्या और रिंकू एक जगह पर आ गए थे, बट सूर्या ने वहां पे कॉल दिया था उनको। मुझे लगता नहीं है फील्डिंग कंसर्न होना चाहिए भारत के लिए। भारत की फील्डिंग इंप्रूव्ड है, हाँ कई मौकों पर हो जाता है, बट वो किसी भी टीम के साथ हो सकता है। मेरे लिए फील्डिंग कंसर्न नहीं है, मेरे लिए ये कंसर्न है कि मैं हर्षित राणा को जरूर मिस करूंगा, क्योंकि लास्ट सीरीज जब इंडिया साउथ अफ्रीका की हुई थी, हर्षित राणा ने बहुत परेशान किया था क्विंटन डिकॉक को। वो नहीं खेल रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए, बट यस वी हैव द फायर पावर इन अवर बॉलिंग। सो लेट्स सी, मैच बहुत कड़ा होने वाला है रुमाना ये, और यहां से पता लगेगा कि अभी तक जो आपने मैच खेले ना, एक्चुअल में टूर्नामेंट यहां से शुरू हो रहा है आपके लिए। बिल्कुल टूर्नामेंट यहीं से शुरू हो रहा है, ये आपने बिल्कुल सही बात की। जी मैं थोड़ा रोमाना देखिए ये अब ये अलग टूर्नामेंट है। जो आप 4 मैच पहले खेल के आए हो ना, वो टीमें आप वहां कंपेयर मत करो। अब आपको बेस्ट टीमें मिलने वाली हैं, तो इंडिया को अपना बेस्ट क्रिकेट खेलना होगा। चाहे वो इस मैच से स्टार्ट कर लो, आपको जिम्बाब्वे मिलेगी, आपको वेस्ट इंडीज मिलेगी। तो जो पहला 4 मैच था वहां पे यूएसए और नामीबिया और नीदरलैंड और पाकिस्तान, तो मैं मान रहा हूं कि बहुत तगड़ी टीमें नहीं है। पर अब ये जो अगर इंडिया को विश्व कप जीतना है, आज का मैच बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कैसे किस नोट पे स्टार्ट करते हो। सामने एक बेहतरीन टीम खड़ी है, बेहतरीन बल्लेबाजी टीम खड़ी है, तो आज कैसे आप खेलते हो उस पर निगाह होगी। और मेरे ख्याल से कैफ भाई आज का ये मैच और आज के इस मैच की वो पहली पारी जब भारतीय गेंदबाजों के हाथ में पहले पूरी कमान होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी गेंदबाजी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत के तौर पर हम देख पा रहे हैं। तो ऐसे में दारोमदार बड़ा भारतीय गेंदबाजों पर। देखिए मैं अगर 2024 से कंपेयर करें, जो रोहित शर्मा के पास गेंदबाज थे वो इनके सूर्य के पास नहीं है। सूर्य के पास वो मैनेज कर रहे हैं, अभी भी सुंदर को लाए, अक्षर को लाए, हार्दिक पांड्या कभी कभी महंगे साबित होते हैं, विकेट मारते हैं पर वो रन देते हैं। 6वां गेंदबाज शिवम दुबे है। रोहित शर्मा जब 2024 में गए थे, उनके पास कुलदीप, अक्षर पटेल, जडेजा 3 स्पिनर, अर्शदीप सिंह, हार्दिक पांड्या और बुमराह 6 के 6 प्रॉपर गेंदबाज थे। कोई उनके पास आधा गेंदबाज नहीं था। यहां पे आधे गेंदबाज कई सारे हैं, तो वहां पे आज के मैच में निगाह होगी कि सामने एक अच्छी बल्लेबाजी टीम है, तो गेंदबाजी का इम्तिहान मैं देख रहा हूं इस मैच में। गेंदबाजी का इम्तिहान जाहिर सी बात है विवेक, और साथ ही साथ टेस्ट बल्लेबाजी का भी बड़ा होगा। अभिषेक को हम देख रहे हैं थोड़ा सा फॉर्म से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। तिलक वर्मा को आप उठाकर ले लीजिए, रनर बॉल वाला मतलब स्ट्राइक रेट जो है उनका करियर एवरेज रहा है उसके मुकाबले कमी है। यही हाल कप्तान सूर्य कुमार यादव का भी एंकर की भूमिका में जरूर नजर आते हैं इस टीम के लिए, लेकिन वो अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हैं। जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं कि बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं निकल कर आ रही है, एक एवरेज परफॉर्मेंस टीम इंडिया की आ रही है, और बावजूद इसके टीम जो है वो 200 के आसपास तक रन स्कोर अपना लेकर जाती है और जीत भी रही है। तो ये वो तमाम दिक्कतें हैं। आज जिस तरीके से टीम बड़ी है, मुकाबला यहां से बड़ा हो रहा है, इसी वजह से ये जो मैच है वो भी बड़ा हो जाता है। विवेक जी हाँ बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपके पास 3 मैचेस हो, 4 टीमों का एक ग्रुप हो, तो हर एक मैच काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप ये वाला मैच हार जाते हैं, पहला मुकाबला हार जाते हैं, तो अगले 2 मुकाबले अगर आप जीत भी जाते हैं
तो भी कोई गारंटी नहीं है कि आप सेमीफाइनल में पहुंचेंगे, क्योंकि रन रेट आ जाता है, क्योंकि 3 टीमें 2-2 मुकाबले जीत सकती है, तो ऐसा एक सिचुएशन भी आ जाता है। तो जब आपके पास 4 ही टीमें हो एक ग्रुप में और 3 मुकाबले हो, तो हर एक मुकाबला बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपका रन रेट आपको बचा के रखना पड़ता है और हर मैच एक डू और डाई मुकाबला होता है। हर मैच आपको जीतना होता है, तभी आप सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकते हो। रही बात कि आपके स्ट्रेंथ और आपके वीकनेस, सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि आप चाहे 70 रन से जीतो या 7 रन से जीतो, 2 रन से जीतो या 110 रन से जीतो, जीतने से मतलब है वो 2 अंक आपके हाथ में आने चाहिए। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि चाहे हमारे बैट्समैन पूरी तरीके से फायर ना कर रहे हों, चाहे हमारे बॉलर्स पूरे एफर्ट से बॉल नहीं डाल पा रहे हों, और उसके बावजूद भी अगर हमारी टीम जीत रही है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 पॉइंट हमको चाहिए। आप कहे कि टूर्नामेंट आज से शुरू हो रहा है, परसों से शुरू होगा या सेमीफाइनल स्टेज से शुरू होगा, जब एक्चुअली नॉकआउट होगा, जब आपके पास गलती करने की गुंजाइश नहीं होगी, तब से शुरू होगा। बट मुझे यहाँ पर 2 अंक जो है टीम इंडिया को निकालने हैं अहमदाबाद से। क्या वो निकाल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या वो आसान होगा जैसे पहले 4 मुकाबले हुए थे? क्योंकि मैं आज की तारीख में पाकिस्तान को भी एक एसोसिएट नेशन की तरह ही मानता हूँ, जिस तरीके से परफॉर्मेंस हो रही है उनकी फील्ड पे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है इंडियन टीम जीत रही है, पॉइंट ले रही है, और इस बात को लेकर मुझे खुशी है। बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और देखिए, वैसे भी कहा जाता है कि जीत से बड़ी कोई प्रेरणा होती नहीं है, और लगातार जिस तरीके से टूर्नामेंट में टीम इंडिया को जीत पर जीत मिल रही है, उसके बाद हौसले टीम इंडिया के यकीनन बुलंद हैं। और भारत और दक्षिण अफ्रीका T20 को लेकर आंकड़ा ये कहता है कि दोनों के बीच T20 के 34 मुकाबले हुए, जिनमें से 21 टीम इंडिया ने जीते हैं और 13 में साउथ अफ्रीका को जीत मिली है। तो कहीं ना कहीं वो रिकॉर्ड्स भी वो भारत के साथ हैं। और वैसे भी रवीश, साउथ अफ्रीका और वो चोकर वाला टैग जो है वो उससे हटता नहीं। ठीक है, 2024 वर्ल्ड कप वो हारे अच्छी कंडीशंस में थे, बट मैं चोकर्स नहीं कहूंगा, क्योंकि अब तो WTC भी जीत चुकी है साउथ अफ्रीका की टीम, और ये टीम काफी सॉलिड लग रही है। इंडिया में रिसेंटली सीरीज भी खेल कर गई थी। लेकिन रुमाना, आपने अभिषेक शर्मा की बात करी, अभी मैं और कैफ भाई थोड़ी देर पहले जब बात करे थे ऐसे यूट्यूब पे, तो पता नीचे एक बंदा कमेंट लिख रहा था, वो कहता कि कैफ भाई तो युवराज सिंह के दोस्त हैं और युवराज सिंह अभिषेक शर्मा के मेंटर हैं, तो कैफ भाई डायरेक्ट क्यों नहीं बताते उनको? खैर, एनीवेज, अभिषेक शर्मा का फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज हम चेज करने जा रहे हैं, और चेज करने में आपके ओपनर्स का एक फ्लायर देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है रोमाना। तो आपके ईशान किशन एंड अभिषेक शर्मा राइट नाउ आउट ऑफ द फॉर्म है। 3 डक्स उन्होंने स्कोर किए हैं। अगर वो रन बनाएंगे तो उनका खुद का भी कॉन्फिडेंस बनेगा, और जिस स्पीड से वो रन बनाते हैं, जिस स्ट्राइक रेट से वो रन बनाते हैं, एक फ्लायर बॉल देंगे इंडिया को। तो आज आप चेज करने जा रहे हैं, आपको एक बहुत जबरदस्त पावर प्ले चाहिए, और अभिषेक शर्मा के ऊपर सबकी निगाहें रहेंगी। अब ये जो मंकी ऑन द बैक होता है ना, जो आप 3 डक लेकर आप आ रहे हैं, उस डक को आप कैसे पीछे फेंकेंगे, ये भाई मेंटल चीज है, मेंटल गेम है, जिसको आज अभिषेक शर्मा को पार करना पड़ेगा। अर्ली ऑन स्पिनर आएगा उनके सामने। जल्दी से चलेंगे कैफ भाई, तो टीम इंडिया विजय रथ जारी रखे, क्या मंत्र आप देंगे टीम को? देखिए, मंत्र ये कि जो शुरू में आप, क्योंकि देखिए इनके पास बल्लेबाजी काफ़ी गहराई है, नंबर 8 तक वो बॉश आएंगे नंबर 8 पे, और काफ़ी प्लेयर्स जो है फॉर्म में चल रहे हैं, तो विकेट मारना होगा। और आपने अभिषेक शर्मा की बात करी, अभिषेक शर्मा के लिहाज से एक बात बोलूंगा कि पहली बार ना वो 1-1.5 घंटा पहले फील्डिंग करेंगे, तो मुझे लगता है कि शायद चेजिंग जब करने आएंगे पहले फील्डिंग करेंगे, थोड़ा सा आप इन्वॉल्व रहोगे, थोड़ा सा आपको टाइम मिलता है पिच भापने का, नहीं तो पहले हर मैच में पहले बैटिंग आई उनकी, यहाँ पे चेस करेंगे तो उनको थोड़ा वक्त मिलेगा, शायद वो फायदा पहुंचाए आज के मैच में। चलिए, फिंगर्स क्रॉस्ड। अब मिड मैच में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। टीम इंडिया का फिर से दिखेगा दमखम, इसी उम्मीद के साथ धुरंधर बने इंडिया नजर हमारी रहेगी। मिड मैच में आपसे मुलाकात होगी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।